फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और नेशनल इनकम के अंदर अब तक अपन ने इसके मीनिंग करे, प्रिकॉशंस करे, तीनों मेथड्स मींस हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, थ्रू इनकम मेथड एंड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अपन ने इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना भी सीखा। ठीक है, आज बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग किससे रिलेटेड है? वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, तो अपन इस चीज को देखेंगे बच्चों की डबल काउंटिंग होता क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, देखिए इसमें कौन कौन है। इसमें एक फार्मर है, मिलर है, बेकर है, कंज्यूमर है। फार्मर यानी किसान जो क्रॉप उगाता है, मिलर यानी जो व्हीट को आटे में कन्वर्ट करता है, चक्की पे नहीं होता है, दैट वन। बेकर यानी आप जानते हो जो बेकरीज जिनकी होती है, और कंज्यूमर यानी हम सब। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट है, फार्मर का आउटपुट है व्हीट, मिलर का आउटपुट है फ्लोर, और बेकर का आउटपुट है ब्रेड, जिसे कौन परचेज करेगा? कंज्यूमर परचेज करेगा। तो अगर मैं कंज्यूमर को भी ब्रेड पे ही डाल देती हूँ। ठीक है ना, फार्मर का जो व्हीट है उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? ₹500। ठीक है, फ्लोर जो मिला है मिलर को वो कितना मिला है? 700 रुपए का, ₹700। और बेकर ने ये ब्रेड कितने बेची है? कंज्यूमर को 1000 रुपीज में। मींस व्हीट कितने में खरीदा गया? 500 रुपए में। फ्लोर मतलब इसने इसको बेचा 700 रुपए में, फिर इसने इसको बेचा, ब्रेड बनाई और इसने कंज्यूमर को दिया कितने में? 1000 रुपीज में। ठीक है, ये तो हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब है वैल्यू ऑफ इनपुट। जब किसान ने गेहूं को उगाया होगा तो इनपुट कितना था उसका? 0। ठीक है, फ्लोर मतलब आटा, आटा किससे बना है? व्हीट से। व्हीट की कॉस्ट क्या है? 500 रुपए। तो इसके इनपुट की कॉस्ट कितनी हुई? 500 रुपए। ठीक है ना, ब्रेड, ब्रेड का अपना जो इनपुट है, मतलब ब्रेड किससे बनी होगी? फ्लोर से बनी होगी। तो उसका इनपुट क्या है? 700 रुपीज, क्योंकि आटा कितने का है? 700 रुपए का। क्लियर? नाउ कम टू वैल्यू एडेड। अब कितनी वैल्यू ऐड हुई? हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट देखा, वैल्यू ऑफ इनपुट देखा, अब हम देखेंगे कितनी वैल्यू एड ऑन हुई है। तो देखिए व्हीट में कितनी वैल्यू एड ऑन हुई है? 500। फ्लोर पे कितनी हुई है? 200। एंड ब्रेड पे कितनी हुई है? 300। क्लियर? तो अगर मैं वैल्यू एडेड देखूंगी तो कितनी हुई? 500, 200 एंड 300। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल के थ्रू हमने ये समझा कि जितने जितने भी इंडिविजुअल्स है किसकी कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई है उनके उनके प्रोडक्ट्स में। अब आप जब देखोगे, अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो इसमें किसकी वैल्यू एडेड है? व्हीट की। अगर मैं ब्रेड की बात करूं तो इसमें किसकी वैल्यू एडेड है? फ्लोर की। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, समझ रहे इस चीज को आप? इस 400 में इस 500 की वैल्यू एडेड है, इस 1000 में 700 की वैल्यू एडेड है। तो यही क्या कहलाती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस चीज से बचने के लिए हम लोग बच्चों 2 स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप है मेरा टू चूज फाइनल आउटपुट। मीन्स जो फाइनल गुड है उसकी हम वैल्यू लें, जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल आउटपुट है उसकी हम वैल्यू लें। फाइनल आउटपुट क्या है? ब्रेड, और उसका वैल्यू क्या? 1000 रुपए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम फाइनल गुड की वैल्यू ले, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड मीन्स ओनली 1000 रुपए ही ले, हम इंक्लूड करें हमारे नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, सेकेंड आता है इंक्लूड द वैल्यू एडेड ओनली। जो वैल्यू ऐड हुई है ना उसी को हम इंक्लूड करें, अदरवाइज और कोई वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करें। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई है? 500 प्लस 200 प्लस 300। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को फॉरगोन कर सकते हैं, उसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन इट। तो आप इसकी डेफिनेशन देने के बाद इस तरह के एग्जाम्पल को वहां पे आप डिस्क्राइब करें, और लास्ट में फिर ये लिखिए कि आप किस तरह से इस वैल्यू को, इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे Now students, we are going to study items included and not included in the national income. Means वो कौन कौन से items है जो national income में included है और नहीं included है। बच्चों ये काफी important question है। Reason
इससे बोर्ड में भी आजकल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं, 2 मार्क्स का ईच आता है और उसमें वो आपसे इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड प्लस रीजन भी पूछता है। जरूरी नहीं है 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 6 नंबर का बोला तो 6 नंबर का ही आएगा, ऐसा नहीं है। बट इसके क्वेश्चंस आते हैं और आप जब कभी भी लिख रहे हैं कि इट इज इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड तो उसको जस्टिफाई जरूर करें। बच्चे लोग क्या करते हैं, यस नो लिख के आ जाएंगे, रीजन लिखेंगे ही नहीं तो नंबर मिलते ही नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी लिख रहे हैं इट इज इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, प्लीज जस्टिफाई इट बाय गिवन अ रेलेवेंट एग्जांपल और बाय गिवन अ रेलेवेंट रीजन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू वन बाय वन। मैंने यहाँ पे वैसे काफी सारे इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो बोर्ड एग्जाम से बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। आइटम्स इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। देखिए बच्चों, जब कोई भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक नए हाउस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है? यस, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर एक घर बन रहा है, एक तो किसी चीज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। It is included in the national income as it is a part of capital formation and it leads to production of goods and services. Next, winning of lottery prize. Winning of lottery prize बच्चों included है? No. क्यों नहीं इंक्लूडेड होती है ये? बिकॉज इट इज अ विंडफॉल गेन। और मैंने आपको प्रिकॉशंस में करवाया था कि विंडफॉल गेन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस दिया है, तो क्या ये इंक्लूडेड है? यस स्टूडेंट्स, इट इज इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेजेस इन काइंड ऑफ compensation of employees of which method? Income method। अगर आप पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया था इनकम मेथड के थ्रू। थोड़ा सा बच्चों अपनी मेमोरी को बैक लेके जाइए, और मैंने आपको क्या बताया था इनकम मेथड में कि सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। और सीओई में मैंने आपको क्या क्या बताए थे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो ये कौन सा है? इन काइंड वाला। ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। फॉरेन बैंक ने कोई से प्रॉफिट अर्न करे हैं इंडिया में। फॉरेन बैंक कहाँ है? इंडिया में है, लेकिन बैंक कैसा है? फॉरेन है। तो क्या ये इंक्लूडेड है? नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। वाई? एज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ये किसका पार्ट है? फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है। नेक्स्ट, फूड परचेज बाय अ फॉरेन टूरिस्ट एट अ होटल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का कोई होटल है, वहाँ के होटल में से फॉरेनर ने कोई खाना लिया है, तो क्या वो इंक्लूड होगा? यस, डेफिनेटली इट विल बी इंक्लूडेड। रीजन, वो हमारे पास आ रही है, वो जो इनकम है, मतलब इनकम हमको क्या हो रही है? रिसीव हो रही है, तो इसीलिए ये क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो ये क्या होगा बच्चों? Yes, purchased by foreign tourists are exports through the expenditure method. Clear? Next slide. Next आता है बच्चों, rent received by Indian resident on their building rented out to foreigners in India. हमने हमारी कोई बिल्डिंग है, उसमें मैंने उन फॉरेनर्स को रहने के लिए रेंट पे दिया हुआ है, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? यस, डेफिनेटली इंक्लूड होगा, क्योंकि मेरे पास इनकम क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये काफी डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है कि कोई लॉयर है, ठीक है, उसको किसने मतलब किसने उसको अपॉइंट किया है? एक फर्म ने। मीन्स एक फर्म ने एक लॉयर को क्या किया है? एंगेज किया है, और उसने उसको उसकी फीस दी है। अगर मैं किसी लॉयर को आज अपॉइंट करती हूँ तो डेफिनेटली मैं सर्विसेज के लिए उसको फीस दूंगी, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है? नो। वाई? बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सर्विस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 2 प्रोडक्शन यूनिट है, एक लॉयर और एक फर्म। तो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट क्या ले रही है? सर्विस ले रही है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों नहीं इंक्लूड होता है? बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, बिकॉज आप एक फर्म से दूसरे फर्म को सर्विस दे रहे हो, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय एम्प्लॉयर, इट इज इंक्लूडेड?
Yes, it is included. It is a part of compensation of employees. Next, gift received from abroad और gift received from employer. क्या ये included है? No. Why? क्योंकि ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट. थोड़ा सा वापस रिकॉल करो, मैंने आप लोगों को प्रिकॉशन से पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि ट्रांसफर पेमेंट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? यूनिलेटरल. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया. बिजनेस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है? इंडिया की है. ठीक है, तो क्या ये इंक्लूड होगा? यस, इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यस, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. नेक्स्ट आता है सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. बच्चों ध्यान से आप इसको देखिए. सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट. सैलरी किसको मिल रही है? इंडियन रेजिडेंट को मिल रही है. और वो रेजिडेंट कहाँ काम कर रहा है? रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है, जो इंडिया के अंदर है. ऑफ कोर्स इट इज इंक्लूडेड. यस, इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. ओल्ड एज पेंशन, ये भी बहुत डिस्कशन होता है इस टॉपिक के ऊपर भी कि ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड करें कि नहीं करें. स्टूडेंट्स, ओल्ड एज पेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. रीजन, ये एक्चुअली क्या है? एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट है. किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू. जो किसको मिल रहा है? ओल्ड पीपल को मिल रहा है. ठीक है. ओल्ड एज पेंशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. किसको देती है? बूढ़े लोगों को देती है. तो ये ट्रांसफर पेमेंट ही तो हुआ. बट अगर इसकी जगह होता रिटायरमेंट पेंशन तो वो इंक्लूड नहीं होता. समझ आया आपको? एक बार उसको रीड कर लेते हैं. ओल्ड एज पेंशन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद रिटायरमेंट पेंशन. ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बट रिटायरमेंट पेंशन इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है कि आपने पूरी जिंदगी में नौकरी करी है, उसके बदले आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है. ओल्ड एज पेंशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो ओल्ड एज पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों बनाएंगे ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड और परचेज ऑफ कार बाय हाउस होल्ड. अगर कोई भी कार या गुड्स किसी हाउस होल्ड ने परचेज करे हैं, क्या वो इंक्लूडेड है? डेफिनेटली इट विल बी इंक्लूडेड. व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसका पार्ट है ये? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और ये किस में आता है? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. और इन केस अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज नीचे कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम मेंशन करिए. जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगी. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को जरूर बजाएं. सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.